वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स जो डिज़ीज़ ऑलरेडी हमारी दुनिया से रेडिकेट हो चुका है, कहीं कहीं इसके स्ट्रेन्स अवेलेबल है इन द लेबॉर्ट्री। ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ था जो कि वेरियोला वायरस की वजह से होता था। इसके जो सिम्टम्स थे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक, बैक एक, वॉमिटिंग, कन्वर्जन समटाइम्स, और थर्ड डे ऑफ द फीवर से जो रैशेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाते थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रैशेस कौन से दिन से स्टार्ट होते हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर, सो थर्ड डे। और जो रैशेस अपीयर किस तरीके से होते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, लाइक टू फेस से वो पूरी बॉडी पर फैल जाते थे, फेस से ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ। और इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स, पस्ट्यूल एंड स्कैब्स होती हैं, और इसके बाद स्कारिंग हो जाती थी। तो ये स्टेजेस इसकी इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सी स्टेज आती है, और इसका क्वेश्चन चिकन पॉक्स के साथ कंपैरिजन करके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेज जो है जो चिकन पॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो पस्ट्यूल वो स्टेज है जो कि चिकन पॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। अगर इसकी हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये एक एंडेमिक डिजीज़ था। WHO ने 1967 से लेकर 1979 तक एक कंपेनिंग चलाया था, जैसे कि हमारे आजकल के वर्ड में पोलियो के लिए कंपेनिंग चल रहा है। सिमिलरली उसके लिए स्मॉल पॉक्स के लिए भी एक कंपेनिंग चलाया गया था जिसमें लोगों को वैक्सीनेट किया गया था टू प्रिवेंट द स्मॉल पॉक्स, और ताकि दुनिया को स्मॉल पॉक्स फ्री किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारा लास्ट इंडिया के अंदर ही केस था, दैट वाज ऑन द 17th May 1975। 17th May 1975 जो बिहार में मिला था, और उसके बाद एक केस 24th May 1975 को बांग्लादेश से ट्रैवल करके इंडिया में आया था। ये इंडिया के अंदर लास्ट केस था। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर कौन सा जो केस था वो कहाँ पे मिला और कौन सी डेट को मिला। इसके बाद हम अगर देखें तो 5 जुलाई 1975 में इंडिया को जो है डिक्लेयर कर दिया था कि ये स्मॉल पॉक्स फ्री है। इसके बाद इंटरनेशनल कमीशन ने भी इसको अप्रैल 1977 के अंदर ग्लोबली कह लें आपकी इंडिया को बोल दिया था कि ये अब स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री है। तो इसके जो रिजर्वायर्स हैं, जो स्मॉल पॉक्स के कुछ वायरसेस हैं, उनको रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि स्मॉल पॉक्स से जो इरेडिकेशन है वो कैसे पॉसिबल हो सका। इसका कारण ये था कि एनिमल रिजर्वियर अभी कोई अवेलेबल नहीं है स्मॉल पॉक्स के लिए। किसी भी एनिमल के अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं पाया जाता, स्पेशली इन द ह्यूमंस। और इस वायरस का कोई भी लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सके आगे। अगर एक बार किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग की इम्यूनिटी बन जाती है उस पर्सन के अंदर आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द डिजीज़। और लोगों के अंदर आप कह लो कि स्मॉल पॉक्स के सिमिलर जो रैशेस वाले जो केसेस हैं वो वैसे करेक्टर्स वाले नहीं थे जैसे कि स्मॉल पॉक्स वाले होते थे। और कुछ केसेस के अंदर जो इसका जो वैक्सीन है वो काफ़ी हाईली इफ़ेक्टिव था, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो है मिल पाया। अगर हम करंट वैक्सीनेशन की बात करें, इस जो अभी आप पेज देख रहे हैं इस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये नया एडिशन है। अगर हम बात करें इसकी वैक्सीनेशन की स्मॉल पॉक्स की, तो पहले जो वैक्सीनेशन था वो सभी लोगों को दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इन 1981 में जो है WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसके जो स्मॉल पॉक्स थे, जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन से रिलेटेड डाटा था उसको डिलीट कर दिया, और सिर्फ उन्हीं लोगों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन दिया जाता है जो लोग साइंटिस्ट जो थे जिनको इसके ऊपर कुछ अपनी रिसर्च वर्क करना था, या फिर जो ज़्यादा ही इसके टच में आने वाले थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस वायरस का जो है वैक्सीन दिया जाता था। क्योंकि इसका जो वैक्सीन था उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी आ सकते हैं लोगों के ऊपर, इसीलिए सभी लोगों को ये वैक्सीन नहीं दिया जाता। और इसके बाद अगर हम देखें कि जो पॉक्स वायरस है, ये जो वेरियोला वायरस है स्मॉल पॉक्स, इसके जो रिजर्वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। इन 1976 लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर
76 लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो था स्मॉल पॉक्स के वायरसेस अवेलेबल थे। उसके बाद 1980 में जो था इसके स्टॉक्स को रिड्यूस करके 6 लेबॉर्ट्रीज के अंदर अवेलेबल थे। फिर 1983 में जो था इसके नंबर्स को और कम कर दिया और सिर्फ 2 ही जगह पर आज के दिन में आप कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस अवेलेबल है, दैट इज़ एट द यूएसए लेबॉर्ट्री इन एटलांटा जॉर्जिया एंड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल प्रेपरेशन मॉस्को। ये दोनों ही जगह जो हैं WHO के कंट्रोल में है, वहाँ पर समय समय पर जो है उनकी वेरिफिकेशन होती है। और सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि जो स्मॉल पॉक्स जैसे और भी काफ़ी वायरसेस हैं जिनके जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, जैसे कि पॉक्स वायरस की जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मंकी पॉक्स हो गया, काउ पॉक्स हो गया, कैमल पॉक्स, टेना पॉक्स, टेटर पॉक्स, ये सारे जो हैं क्लोजली रिजेंबल करते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस से। सो अगर हम देखें कि ह्यूमन इन्फेक्शंस विद एनिमल पॉक्स वायरसेस, तो अगर ह्यूमंस के लिए हम देखें कि पॉक्स वायरस की जो फैमिली है जो मैंने अभी आपको बताया है, काउ पॉक्स, कैमल पॉक्स, टेना पॉक्स, ये मंकी पॉक्स, ये सारे इन एनिमल्स से हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमन मंकी पॉक्स इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी इस बुक में अवेलेबल नहीं है। ह्यूमन मंकी पॉक्स पुराने टाइम की ही डिजीज़ है लाइक का स्मॉल पॉक्स, और मंकी पॉक्स वायरस ये डिफरेंट है फ्रॉम द वेरियोला वायरस से, और ये कई कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली इन द अफ्रीका कंट्रीज़ के अंदर ये पाया जाता है और ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये पाया जाता है, या फिर जो एनिमल्स की वजह से जो है ये डिज़ीज़ ह्यूमंस को मिलता है। और ये सिमिलर है स्मॉल पॉक्स की तरह ही, इसके अंदर भी कुछ रैशेस वगैरह आते हैं, मोर्टिलिटी इससे हो सकती है। तो ये थोड़ा सा था ह्यूमन मंकी पॉक्स के बारे में। और अगर हम बात करें टेना पॉक्स की, तो टेना पॉक्स एक अनक्लासिफाइड पॉक्स वायरस है, मतलब इसको किसी भी फैमिली में नहीं रखा गया है अभी तक पॉक्स वायरस की। और इसके अंदर भी पेशेंट को फीवर होता है और पस्चल्स हो सकते हैं जो कि अप टू 6 वीक्स तक रहते हैं, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। सो ये शॉर्ट नोट है लाइक ऑन द टेना पॉक्स। और अब हम बात करेंगे चिकन पॉक्स को और कंपैरिजन करेंगे चिकन पॉक्स का जो है स्मॉल पॉक्स के साथ। चिकन पॉक्स है या फिर इसको वेरिसेला वायरस भी बोल देते हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपको पढ़ने में ध्यान रखना है कि क्या वर्ड लिखा है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये तीनों ही चिकन पॉक्स से रिलेटेड हैं। इसके अंदर जो है मेन करेक्टरिस्टिक क्या इसका, वेसिकुलर रैश अपीयर होते हैं बॉडी के ऊपर, साथ में फीवर, टायर्डनेस होती है, और ये एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों तरीक़ों से ही दुनिया के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये चिकन पॉक्स या वेरिसेला जोस्टर वायरस है जिसको हम लोग ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 भी बोल देते हैं। कन्फ्यूजन के लिए दूसरा नाम लिख दिया जाता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, जिसका प्राइमरी कॉज है चिकन पॉक्स का ह्यूमन हर्पीज वायरस 3। और इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है, तो चिकन पॉक्स से रिकवरी के बाद जो है ये उसके स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी गैंग्लियन के अंदर पड़ा रहता है, दैट इज़ द इंटीरियर हॉर्न जो है उसके अंदर ये पड़ा रहता है। और अगर ये वहाँ पर एक्टिवेट हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर हर्पीज जोस्टर डेवलप कर देता है, जो कि हमारे अराउंड द नर्व्स के अलोंग की डिजीज़ होती है, जिस पर पस्ट्यूल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी बर्निंग होती है पेशेंट को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जो वायरस है वो ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन से या फिर स्किन में कोई लेशन हो गया है, कोई मिकोजल टच की वजह से ये जो है फैलती है। मतलब ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू द एयर, थ्रू द जो आपके डिस्चार्ज है उससे भी फैल सकती है। इसका जो वेसिकुलर जो
फ्लूइड होता है, जो इसके रैशेस होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से भी ये हो सकती है। और इसके अंदर अगर हम देखें कि थर्ड डे पर इसके अंदर हमें वेसिकुलर फ्लूइड फिल्ड जो रैशेस हैं वो दिखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो स्कैब्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं इन्फेक्टिव होते जितने कि जो वेसिकुलर इरप्शंस होती हैं चिकन पॉक्स की वो होती हैं, इफेक्टिव होती हैं टू कॉज द डिजीज़। अगर हम बात करें वेरिसेला जोस्टर वायरस की, तो इसके अंदर इन्फेक्शन के बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो है इसमें रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और 4-5 दिन तक निकलते रहते हैं। इसके जो हैं ये एक ग्रुप में निकलते हैं जो रैशेस होते हैं चिकन पॉक्स के, और इसके अंदर जो सेकेंडरी अटैक के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो इसके हैं चिकन पॉक्स है ज़्यादातर वो बच्चों के अंदर होता है जो 10 ईयर से कम होते हैं। कुछ ही लोग बचते हैं जिनको बड़ी एज में जाके ये डिज़ीज़ होती है। अगर एक बार किसी पर्सन को ये डिज़ीज़ हो गया उसके बाद उसकी सेकेंडरी अटैक के जो रैशेस वाले जो अपीयरेंस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और इसमें ये देखिए आप लिखा हुआ है कि IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो लाइफ लॉन्ग पर्सन के अंदर बन जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी प्रोटेक्शन से हमारे लिए। और सेल, इसको हम बोलेंगे CMI जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर अपीयर हो जाती है। जैसे ही हमें वो इन्फेक्शन आके जाता है उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है और हमें हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाती है तो उस बच्चे के अंदर जो है फर्स्ट 20 वीक्स का अगर प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर कोई ना कोई जो कंजेनिटल डेवलपमेंट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो चाइल्ड होता है उसके अंदर भी ये हर्पिस जोस्टर या फिर वो मदर को हर्पिस जोस्टर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसका सीजनल ट्रेंड है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि चिकन पॉक्स जो है वो टेम्परेट जोन्स में, जैसे कि हमारा एरिया है, ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा भी नहीं है और एक्सट्रीम गर्म तो आ ही जाता है, लेकिन इसमें जैसे कि हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेदर का जो टाइम होता है हमारा, उन दिनों में ये ज़्यादा फैलता है। जैसे कि जो पीक इंसिडेंसेस होते हैं वो विंटर और स्प्रिंग में मिलते हैं या फिर ड्राईएस्ट मंथ्स के अंदर मिलते हैं। साल में 2 बार इसके जो हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी में जाते हैं, तो ये टेम्परेट एरिया में ज़्यादा फैलता है। ये हीट को बियर कर सकता है और ये जो वायरस है ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर में कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है और इसके बाद ये इसकी जो है वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो फेस टू फेस, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड में होता है 14 to 16 डेज पहले जिस पर्सन को टच हुआ है उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पेशेंट ने अभी किसी भी इन्फेक्शन के टच में आया के टाइम से लेके सिम्टम्स अपीयर होने के तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि चिकन पॉक्स के अंदर 14 से 16 दिन या फिर 10 to 20 डेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों फिगर्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड चिकन पॉक्स का क्या होता है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो चिकन पॉक्स के अंदर स्कैटर्ड लेशंस होते हैं यहाँ वहाँ, वाइड स्प्रेड, और इसके अंदर जो होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होता है, बैक एक, ठंड लग सकती है पेशेंट को, टायर्डनेस हो सकती है जो कि 24 आवर्स तक रहती है। और इसके बाद जो है अडल्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है जो इलनेस है,
एंड 2 से 3 दिन तक रहती है और उसके बाद क्या है, रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम कहें बच्चों के अंदर है वो रैशेस जो हैं वो पहले आते हैं, और जो अडल्ट हैं उनके अंदर रैशेस थोड़े बाद में आते हैं, 2 से तीसरे दिन पे आते हैं। बच्चों के अंदर जो इरप्टिव स्टेज है दैट इज़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फीवर स्टार्ट, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ सिमेट्रिकल। जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है। पहले ये ट्रंक पर होते हैं, मतलब हमारे जो बैक पर कह लीजिए आप, या अब्डोमिनल वाले एरिया पर कह लीजिए, यहाँ पर होते हैं। धीरे धीरे फिर ये फेस, आर्म्स और लेग्स में ये बाद में जाते हैं। और ये म्यूकोजल सरफेसेस हमारे मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स, म्यूकोजा लाइनिंग के अंदर भी ये हो सकते हैं। सो आगे है इसका कि इसके जो रैशेस हैं वो क्विकली, जल्दी से जल्दी स्टेजेस, आगे वाली स्टेजेस में बढ़ते हैं। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल एंड स्कैब। इसके अंदर जो पस्ट्यूल वाला पार्ट जो स्मॉल पॉक्स के अंदर है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर पानी बिल्कुल क्लियर होता है, मोतियों की तरह वो हमारी स्किन के ऊपर दिखते हैं। और इस अगर वो फट जाएं तो आसपास के एरिया के अंदर भी वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और इसके जो वेसिकल्स हैं वो अम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। अम्प्लिकेटेड मीन्स लाइक अ ट्री नहीं होते हैं, उनका ट्रंक जैसी जो है शेप नहीं होती जो ट्री के अंदर होती है। और उसके बाद इसके स्कैब बनना शुरू हो जाते हैं 4 से 7 दिन के अंदर। रैशेस आने के बाद स्कैब आने शुरू हो जाते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है यहाँ पर? प्लियोमॉर्फिज्म की चिकन पॉक्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हम लोग सभी स्टेजेस एक ही टाइम पर देख पाते हैं कि नई नई क्रॉप्स आती जाती हैं इरप्शंस की, और अपने आप को वो ठीक करते जाते हैं और नई नई क्रॉप्स निकलती रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉप्स फॉर 4 to 5 डेज इन द सेम एरिया। पैप्यूल्स भी, मैक्यूल्स भी हैं, पैप्यूल्स भी हैं, वेसिकल्स भी हैं, स्कैब्स भी हैं, नया आ गया है उसके बाद, और फिर से वो ठीक हो रहा है। इसके बाद फीवर जो है ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसकी। चिकन पॉक्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक चिकन पॉक्स सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ तो है ही है। और इसके अंदर अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, सुप्रेस्ड कह लीजिए, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स कि जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बच्चों में चाहे बड़ों में, तो उनके अंदर ये हेमरेजेस, निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस, सेरिब्रल अटैक्सिया और रेज सिंड्रोम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रेज सिंड्रोम क्या होता है? एक्यूट इंसेफ्लोपैथी, ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होना एसोसिएटेड विद द फैटी डीजनरेशन ऑफ द विसरा, स्पेशली द लिवर। रेज सिंड्रोम इसे हम कहते हैं एक्यूट इंसेफ्लोपैथी, जिसके अंदर होता है, और साथ में फैटी डीजनरेशन ऑफ द विसरास होता है, उसको हम लोग रेज सिंड्रोम कहते हैं। और रेज सिंड्रोम किसके साथ हमें मिल सकता है? वो है चिकन पॉक्स। वेरिसेला चिकन पॉक्स वायरस की वजह से बच्चों के अंदर निमोनिया अक्सर डेवलप हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर हुआ हो चिकन पॉक्स होता है तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर ऑलरेडी मान लीजिए कि बच्चे का बर्थ हो तो बच्चे में भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, स्कार्स मिल सकते हैं, माइक्रोसेफली, सिर का साइज छोटा होता है बच्चे का, लो बर्थ वेट हो सकता है, उनके अंदर आई के डिजीजेस, कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोऑप्थेल्मिया, डेफनेस, ये जो है नर्वस सिस्टम की जो है डिजीजेस देखने को मिल सकती हैं। अगर मदर के अंदर वेरिसेला वायरस या फिर चिकन पॉक्स डिलीवरी के 5 दिन बाद हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं मदर के अंदर, तो बच्चे के अंदर भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उस बच्चे को हमें इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, आईजीजी का इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि बच्चे को उस चीज़ से बचाया जा सके। वेरिसेला जो चिकन पॉक्स वायरस है वो रेटिनल नेक्रोसिस, रेटिना का ख़राब होना उसके साथ अटैच्ड है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके साथ ही प्रोग्रेसिव रेटिनल नेक्रोसिस,
और साथ में पेशेंट जो स्पेशली जिनके अंदर एड्स हो उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है, रेटिना की डिजीजेस विद द चिकन पॉक्स। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, लाइक जैसे कि जो जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर HIV इन्फेक्शन है, तो उनके अंदर ये काफ़ी फेटल हो सकती है ये डिज़ीज़। अगर हम इसके लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के बाद जो चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस था, उसके लिए हमें जो है DNA यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग PCR बोलते हैं, जैसे कि कोरोना का टेस्ट करते हैं, RT-PCR जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सिमिलरली ये एक DNA बेस्ड वायरस है और इसके लिए हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला टेस्ट करना पड़ता है और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चल सकता है। और हम लोग वेरिसेला जोस्टर वायरस के लिए IgM एंटीबॉडी, जो कि पहले ही आ जाती है। IgM होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ तो हमारी बॉडी रिएक्शन देती है, तो सबसे पहले IgM हम एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मिलती है, तो IgM को हम टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद IgG अपीयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद अगर हम कंट्रोल की बात करें तो एलोपैथी के अंदर एंटीवायरल, जिसको कि हम लोग एसाइक्लोवियर बोलते हैं, वेलासाइक्लोवियर, फेमिसाइक्लोवियर, ये सारी जो हैं मेडिसिन दी जाती हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंशन की बात करें तो इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब अगर लाइक हमें शक है कि हाँ जी इसमें चिकन पॉक्स हो सकता है तो 72 आवर्स के अंदर इंजेक्शन देना पड़ता है। ये ऐसा होता है न्यूबॉर्न्स के अंदर या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर हमें जो है इंजेक्शन देना पड़ता है। सो ये था स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में। अभी हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का कंपैरिजन देख लेते हैं इन द शॉर्ट। इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकन स्मॉल पॉक्स है वो 12 डेज़ है। 7 to 17 डेज़ की रेंज वाला पूछा जाता है ज़्यादातर। इसके अंदर 7 to 21 डेज़ की रेंज होती है चिकन पॉक्स के अंदर। इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल है, इसके सेंट्रीपिटल है। इसके अंदर जो होता है पाम्स और सोल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके चिकन पॉक्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल पॉक्स के अंदर एक्जिला फ्री होते हैं, चिकन पॉक्स के अंदर एक्जिला अफेक्टेड होते हैं। ये एक्सटेंसिव सरफेसेस पे होता है बॉडी के, और ये जो है फ्लेक्सर सरफेसेस पे, चिकन पॉक्स फ्लेक्सर सरफेसेस पे होता है। इसके अंदर हमने अभी पढ़ा है मल्टीलॉक्यूलर होते हैं, स्मॉल पॉक्स के अंदर डीप सीटेड होते हैं, और एक ही स्टेज जो है रैशेस की अवेलेबल होती है, एक टाइम पे देखने को मिलती है, और इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है अराउंड द वेसिकल अगर वो फूट वगैरह जाए तो। लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर ये सुपरफिशियल होते हैं, यूनिलॉक्यूलर होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स की तरह नज़र आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमें एक ही क्रॉप के साथ मिलने को दिखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन हो सकती है अराउंड द वेसिकल्स। इसके अंदर जो स्कैब्स हैं स्मॉल पॉक्स के अंदर वो 10 से 14 दिन इसके साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें चौथे से 7वें दिन तक ही हमें स्कैब्स जो है नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसमें फीवर सबसाइड हो जाता है और रैश के आने के साथ फिर फीवर हो सकता है, लेकिन इसमें जो है टेम्परेचर हर बार नई नई जो डेवलप होती है, जो रैशेस उनके साथ बार बार आता रहता है। सो ये था हमारा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में। थैंक यू।